हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाखा सी एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटिंग फॉर द स्पेशल ट्रांजैक्शंस और यूनिट 1 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन का ऑल वाला ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस की आपको मिलते रहेंगे। ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स अकाउंट पढ़ रहा हो, या 11th स्टैंडर्ड हो, 12th स्टैंडर्ड हो, या बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, या एमकॉम के स्टूडेंट्स हो, आप अकाउंट अगर पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वाला लेसन इंपॉर्टेंट और आपको ये लेसन अच्छे से आ जाना चाहिए। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि इसमें क्या होता है, ये कौन करता है, किसकी तरफ से क्या हो रहा है। तो आज आप सभी के सवाल को जवाब मेरे इस चैनल पे इस वीडियो में आपको सभी को मिल जाएंगे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द प्रॉमिसरी नोट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब गुड्स को सोल्ड या सर्विस जब प्रोविजन करते हैं, जब गुड्स को सोल्ड कर देते हैं या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, बराबर। तो लेकिन ऐसा भी होता है कि सेलर जो एक्सटेंड करता है क्रेडिट पीरियड्स के लिए टू बायर को, बायर बोलता है कि मैं अभी तुम्हें क्या बोलता है, जैसे अब तुम जो सामान ले लिया है मैंने दुकानदार से, और मैं दुकानदार को बोलती हूँ कि मैं अभी नहीं पेमेंट करूँगी, बाद में आपको मैं ये पेमेंट कर दूँगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, उसमें होता है कि जो सामने वाला जो सेलर होता है वो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो क्रेडिट पीरियड मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, नहीं आप कल दे दोगे चलेगा पैसा, या 5 दिन के बाद दे दोगे पैसा चलेगा, नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो जो आज जो कमाएगा वो आज खाता है, वैसे वाला व्यक्ति है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चीज़, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताती हूँ अभी आपको। तो इसमें होता है क्या है कि इसमें जो सेलर दोनों तरफ होता है, बायर आज के आज पे कर सकता है ना, सेलर उसको क्रेडिट प्रोमिटेड दे सकता है। मतलब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, अगर दोनों ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होता है, जब इस तरह से नहीं होता है तो सेलर बोलता है कि तुम मुझे एक काम करो, मुझे एक नोट लिख के दो, एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझे इतने इतने पैसे इस तारीख को तुम मुझे पे करने वाले हो। और वो जो अमाउंटेड होता है वो क्या हो जाता है, इमीडिएटली फर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वापस बोल रही हूँ, वापस समझा रही हूँ, अच्छे से सुन लेना। कि जो सेलर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्रेडिट पे, मतलब फ्यूचर में तुम पैसा पे करोगे, ऐसी मेरी हालत नहीं है कि मुझे अभी पैसा चाहिए, बराबर। यहाँ पे ये भी बोलता है कि मैं अभी पे नहीं कर सकता हूँ, दोनों एक दूसरे को पे नहीं कर सकते। तो सेलर बोलता है बायर को कि तुम मुझे प्रॉमिसी नोट दो। प्रॉमिस तो मालूम है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉमिसी नोट दो, जिसपे अमाउंट भी लिखो कितना अमाउंट है, प्लस उस पर डेट भी लिखो कि तुम किस दिन ये तुम पे करने वाले हो, ये तुम मुझे लिख के दोगे। अब ये जो नोट लिखते हैं हम ऐसे तो नहीं लिख के दे सकते ना, खाली एक पेपर पे लिख लिया, चलो लो मैंने लिख दिया है, मैं तुम्हें कल लाके दे दूंगा, कोई महत्व नहीं रहते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए क्या होता है, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में इसको लिखना रहता है। फिर वो जो फॉर्मेट होगा उसको हम क्या करते हैं, एक स्टैम्प लगा देंगे कि मैं इतना पैसा इसको ये देने वाला हूँ, ऐसा सब उस स्टैम्प लगा के। क्योंकि जो प्रॉमिसली नोट होता है, जो हम प्रॉमिसली वो जो पेपर बनाया है हमने अभी, वो कौन एक्सेप्ट करता है, बैंक एक्सेप्ट करता है, और उसके बदले मनी इन एडवांस अगेंस्ट देम कर देता है। अब इसमें ऐसा भी होता है, एंड्रोस हो जाता है। एंड्रोस का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम वो प्रॉमिसरी नोट या हमारा जो भी नोट हमने जो लिखा है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट है वो 2 तरीके से लिखे जाते हैं, या वो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख लो आप, या फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट में हम लिख लेते हैं। ये 2 तरीके से हम वहाँ पे लिखते हैं। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जैसे मालूम कोई बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे ये नोट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंडीशन अनकंडीशनली ऑर्डर सेंग होता है डायरेक्ट टू सर्टेन पर्सन टू पे द सर्टेन अमाउंट ऑफ ओनली। उस डायरेक्ट वो पर्सन जो रहेगा उसके नाम पे रहेगा, उसी के नाम पे जितना अमाउंट जो लिखा रहेगा वो सब कुछ उस पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन हो जाता है एंड द बैरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। जिसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो
When the such a order is accepted in written on the face of other itself, it become valid because of bill of exchange. देखो, suppose A order a B to pay the rupees 15,000 for the 3 months after the date, and the B accept this order by signing the same, then it will be the bill of exchange. A ने उसको बोला कि तुम मुझे 50,000 रुपये दो 3 महीने आफ्टर द डेट के बाद, तो और बी ने भी बोल दिया हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं 50,000 आपको देता हूँ. ये अगर आपको ध्यान है, हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने किया था, जिसमें आता था कि दोनों जब एक्सेप्ट करते हैं तो वैलिड एग्रीमेंट बन जाता है, बराबर. तो जब यहाँ पे ए ने बी को बोला है, बी ने भी एक्सेप्ट कर दिया, बी ने भी उस पर साइन करके दे दिया है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, और जब बी ने भी प्रॉमिस कर दिया है तो ये क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है. और वैलिड हो जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज. अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या हो सकता है, इट मस्ट बी इन रिटर्न. जो भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाते हैं वो रिटर्न में होना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए, प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी डेटेड, डेट उस पर लिखा होना चाहिए. इट मस्ट कंटेन द ऑर्डर टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, 1 रुपया भी हो कितना भी हो उस पर एक सर्टन अमाउंट ऑफ लिखा हुआ होना चाहिए. फिर क्या होना चाहिए, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. जो भी हम प्रॉमिस करते हैं वो अनकंडीशनली होना चाहिए. द मनी मस्ट बी पेबल टू द डिफाइंड पर्सन और इन इज ऑर्डर टू द बियर. या उस पर्सन को, या जिस पर्सन को हम पे करने वाले थे, या अगर उसने किसी और को बोला रहेगा तो उसके नाम पे, उसके सिवा और किसी के नाम पे नहीं. द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट बाय द पार्टी टू होम द ऑर्डर इज मेड. जिसके लिए हम बना रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए. So it should be a proper stamp, इस पे प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए. पेमेंट मस्ट बी लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री. जिस भी कंट्री के हैं उसका वो लीगल करेंसी पेमेंटली होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी पेमेंट उठा के ले लो, बराबर, या कोई भी करेंसी उठा के ले लो, नहीं, वो भी नहीं चलता है. देखो, द पार्टी विच मेड अ ऑर्डर, जो पार्टी ऑर्डर देती हैं उसको बोलते हैं हम ड्रॉवर. जो पार्टी एक्सेप्ट करती हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्टर. और जो पार्टी है टू होम द अमाउंट इज पेड, हम जिस पार्टी को अमाउंट जो पे करेंगे वो हो जाता है हमारा पे. ठीक है, जहाँ पे कभी ऐसे ही ऑलमोस्ट 99% ड्रॉवर एंड पे सेम होता है कि जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्ट. देखो इसका मतलब कैसे हो जाता है, अ पार्टी मस्ट बी ऑर्डर. देखो, द पार्टी टू होम द पेमेंट टू बी मेड इज नोन एज पे. हमने अभी वो सेलर और बायर देखा ना, तो ये हो गया हमारा सेलर कि उसको हम पे करने वाले हैं. बायर कौन हो गया, एक्सेप्टर. जो ड्रॉवर ने उसको बोला था कि तुम्हें इतना पैसा पे करे तो इसने एक्सेप्ट कर दिया. और अगर पे ही हमारा सेलर है तो ड्रॉवर भी क्या हो गया, सेलर. तो इस तरीके से ये हो जाता है. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो ड्रॉ हो जाता है फॉर द फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन, तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. ये चीज़ ध्यान रखना किसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. फिर आता है इसमें जो हमारा पेमेंट होता है वो भी मेड ओनली फॉर द 1 कॉपी होता है. सच अ पेमेंट फॉर अदर कॉपी बिकम अ यूजलेस. एक काम चल जाता है, एक बार कॉपीराइट काम चल जाता है. तो सेक्शन 12 के हिसाब से नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से विच आर नॉन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स आर द फॉरेन इन. ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरीके से हमारा ये बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, किस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है. अब देखो यहाँ पे अमाउंट लिखा है, जगह का नाम लिखा है, बाद में डेट लिखा, डेट पूरा नहीं लिखा उन्होंने, डेट पूरा लिखा हुआ होना चाहिए. देखो, 19 days after the date on the first bill of exchange, second and third of the same tender and a date remain been unpaid. Pay to the order of Mr. Vincent Johnson and Associates, London, the sum of rupees 11,15,000 only valid receipt. ये लिखा हुआ है. टू किसको किसको दिया वो भी लिखा है. एक्सेप्ट कौन करेगा, वैलिड इसकी तरफ से आ रहा है, ये देने वाला है ड्रॉवी, तो उसका नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे. तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्टैंप हो जाएगा. द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन बिल. द बिल ड्रॉन इन इंडिया. देखो अभी फॉरेन बिल्स के लिए बहुत क्वेश्चन में आता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आप लोगों को कि इसमें से कौन सा फॉरेन बिल है. तो ये ध्यान रखना कभी भी जब भी अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात कर दिया जाए, आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात कर दिया जाए फॉरेन बिल होगा. अब हम चारों पॉइंट में देखेंगे आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं.
बिल ड्रॉ इन इंडिया, इंडिया में बिल ड्रॉ किया ऑन द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड दे मेड द पेमेंट आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी क्या किया, आउटसाइड इंडिया, पेमेंट भी क्या हुआ, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इसलिए क्या हो गया, फॉरेन बिल। बिल ड्रॉ आउटसाइड इंडिया ऑन द पर्सन रिसीव आउटसाइड इंडिया, ड्रॉ भी किया आउटसाइड, रिसीव भी किया आउटसाइड। ड्रॉ अ बिल ड्रॉ आउटसाइड इंडिया एंड मेक द पेबल इन इंडिया, हुआ तो आउटसाइड ना, तो बस आउटसाइड से हमें क्या हो गया, फॉरेन बिल। बिल ड्रॉ आउटसाइड इंडिया एंड मेक द पेबल आउटसाइड इंडिया, ड्रॉ भी आउटसाइड, पेमेंट भी आउटसाइड, इसलिए क्या हो गया, वो फॉरेन बिल हो गया। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम प्रॉमिसी नोट। ये प्रॉमिसी नोट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिटर्न में ही होता है, बट नॉट बिगिन द बैंक नोट या करेंसी नोट में उसको हम कंटेंट अनकंडीशनली कर सकते हैं, और वो सिर्फ मेकर या सर्टन अमाउंट ऑफ मनी के लिए ही होता है। एज पर द सेक्शन 31(2) के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अ प्रॉमिसी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियर। जैसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज में तीसरे पर्सन को हम पे कर सकते थे, मतलब मेरी जगह पे और कोई आके वो पेमेंट ले सकता था। लेकिन प्रॉमिसनरी नोट में क्या होता था, जिसे हमें पे करना है उसी को हमें वो पे कर सकता है, वो और किसी को दे नहीं सकता है। आपको ये नाम से ही मालूम हो रहा, प्रॉमिसनरी नोट, ये वर्ड से मतलब प्रॉमिस जिसको किए करेंगे हम उसी को हम पेमेंट करना है या वो ही ले सकता है, उसकी जगह तीसरा व्यक्ति और आके यहाँ पे नहीं ले सकता है। ये रिटर्न में ही होता है। क्लियर प्रॉमिस को पे करना पड़ता है। अनॉलेजेबल डेप्ट नॉट इन द प्रॉमिसी नोट में आता है। इसमें लिखते हैं ऐसे, आई प्रॉमिस टू पे 50,000 एज सून एज आई कैन, इज नॉट अनकंडीशनली प्रॉमिस। और जो प्रॉमिस होता है उस पर मस्ट बी साइन फॉर द प्रॉमिसरी नोट पे एक साइन होना चाहिए प्रॉमिसर का, जो प्रॉमिस कर रहा है उसको। और जो पे होता है, द पर्सन टू मेक अ पेमेंट इज प्रॉमिस होता है। सम पेएबल मस्ट बी सर्टन। द प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे 50,000 प्लस फॉर द फाइन इज नॉट अ सर्टन। इलीगली नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लीगली होना चाहिए। इसका जो पेमेंट होता है वो बियर कोई थर्ड पर्सन कोई लेके ही नहीं जाता है। स्टैम्प होना जरूरी है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, इसके लिए कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, इसका नाम लिख दिया हमने, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, नाम लिखा है, एवरीथिंग यहाँ पे सब लिखा है। ये जो बना रहे हैं 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे, ये किसको हम कर रहे हैं, पे ही कर रहे हैं, बराबर। ये हमारे लिए भी सेलर हो गया है, ये हमारे लिए बायर हो गया है। ये कितना अमाउंट पे कर रहा है, 10 लाख रुपीज़ फॉर द वैलिड रिसीव। जिससे हमें किसको हम पे करना है, इसको पे करना है। जिसका हम पे करते हैं उसका हमेशा पे एड्रेस हम नीचे लिखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिशनरी नोट हो, हम हमेशा नीचे ही उसका लिखते हैं। जिसको हम पे कर रहे हैं, जिसको भी हम पे कर रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ड्रॉवी का नाम हो गया। जो कौन बना रहा है मेगा, उसका साइन स्टैम्प आ जाएगा, इसका यहाँ पे साइन आ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट सर्टन सम ऑफ अमाउंट मनी पे ही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 जन होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे ही। वही प्रॉमिसरी नोट में मेकर एंड पे ही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट होता है, करना होता है। प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो भी होता है क्रेडिटर पे होता है, यहाँ पे डेटर्स पे हिसाब से होता है। यहाँ पे सेम परसेंटेज कैश ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे ड्रॉवर और पे एक ही होते हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं हमारे लिए। सेकेंडरी कंडीशन ऑफ ड्रॉवर हो जाता है, यहाँ पे कोई प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट कंडीशन होता है। ये एक्सेप्ट कंडीशनली होता है, यहाँ पे ये नॉट इट कैन नॉट बी कंडीशनली हो जाता है। नोटिस फॉर डिसऑनर मस्ट बी गिवन, यहाँ पे अगर डिसऑनर हो जाए बिल ऑफ एक्सचेंज का तो नोटिस देना जरूरी होता है। प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेड, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रॉमिसरी नोट में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इस लेसन के में, आपको यहाँ पे एंट्रीज याद करनी होगी। किस तरह से एंट्री याद करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब भी कोई पार्टी प्रॉमिसरी नोट रिसीव करती हैं या एक्सेप्ट करती है बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसे हम न्यू एसेट के हिसाब से अंडर रिजाइवेबल नाम के हिसाब से हम डाल देते हैं। वही अगर पार्टी को इशू करती है प्रॉमिसरी नोट या एक्सेप्ट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज कर लेती हैं, उसको हम लायबिलिटी मानते हैं, उसको डाल देते हैं हम बिल पेएबल में। बिल है, बिल रिसीवेबल एंड बिल
पेबल में। जब भी हम रिसीव करेंगे तो बिल रिसीवेबल, और जब भी हम इशू करेंगे तो बिल पेएबल। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, ऑन द रिसीव ऑफ बिल द पेई मस्ट द फॉलोइंग एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू द ड्रॉवी अ मेक ऑफ नोट के हिसाब से। ए एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय हिम ऑन द हिम बाय बी इन द बुक ऑफ बी एंटर विल बी। बी की बुक में लिखना है। किसने एक्सेप्ट यहाँ पे कर दिया है हमारे लिए, ए ने। तो हमने क्या बोला, असेटली मान लेना है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, सॉरी ए। ए सेंड टू बी द एक्सेप्ट ऑफ डी। ए सेंड करता है बी को एक्सेप्ट करने के लिए डी को। इन द सच अ केस द एंट्री इन द बुक ऑफ बी। बी को ऑर्डर लेट किसने किया, बी ने किसको बोला है कि तुम जाके वो रिसीव करो, ए ने बोला है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। जो बोलेगा, जो करने बोलेगा, हम उसी का नाम लिखेंगे। हम उसका नाम नहीं लिखेंगे जिसका हमने एक्सेप्ट किया है या जिसका अमाउंट हम ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी ये देखिए, द बिल कैन बी एंटर द फोर्स ऑफ अनदर पार्टी इन सेम जेड। इन सच अ केस एंट्री विल बी डेबिट द पार्टी विच कैन रिसीव द बिल एंड क्रेडिट द बिल रिसीवेबल अकाउंट। बराबर, जेड डेबिटेड अकाउंटेड टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट। इस तरीके से यहाँ पे एंट्रीज यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ तक टर्म ऑफ बिलिंग की बात आते हैं। तो यहाँ पे देखो, टर्म ऑफ बिलिंग की बात करें, एक्सचेंज ऑफ मे ड्यूरेशन यूज टर्म नॉट एक्सेड 90 डे फ्रॉम द डेट ऑफ बिल। लेकिन जब बिल आफ्टर साइनिंग हो जाता है तो बिल बिगेन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग व्हेन द बिल इज एक्सेप्ट। यहाँ तक कि जब बिल ऑफ ड्रॉन हो जाता है आफ्टर डेट के हिसाब से, तो बिल बिगेन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। एक्सपायरी एंड द ड्यू डेट ऑफ द बिल। जब भी जो बिल का जो डेट होता है जो टर्मिनेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपायरी या ड्यू डेट ऑफ द बिल। डेज ऑफ ग्रेस की बात किया जाता है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है जब डिमांड करते हैं उसके बाद हमें 3 डेज का ग्रेस दे देते हैं। जो आज बिल नहीं पे कर पा रहे हो तो हम 3 दिन उसको ग्रेस दे देंगे। मतलब आज जैसे जो तारीख है हमारी 20 तारीख है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा करने के प्लस करने में क्या हो जाएगा 23। तो 23 हमारा हो जाएगा डेज। डेट ऑफ मैंडेटरी ऑफ द बिल। जब हम वो 3 दिन ऐड कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ मैंड। मतलब हमारा आज एक्सपायरी डेट है, उसको 3 दिन हमने एक्स्ट्रा ज्वाइन कर दिया, उसको हम बोल देंगे डेट ऑफ मैंडेटरी ऑफ बिल। ऑन डिमांड एट साइन और एक प्रेजेंट बिल ऑफ साइंस के हिसाब से, when no time for the payment is specified or when expressed to payment on demand or to sign off प्रेजेंटमेंट। ये अभी हमने ऊपर देखा था सभी चीज़ें। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑन द बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम एक ही कैसे पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। व्हेन द बिल इज मेड पेएबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड डेट के हिसाब से ही वो बिल बनाया गया है, तो ड्यू डेट क्या होगा, वो स्पेसिफाइड डेट ही होगा। व्हेन द बिल इज मेड पेएबल एट द स्टार्टेड नंबर ऑफ द मंथ आफ्टर डेट। वापस पढ़ रही हूँ, देखो अच्छे सुनोगे। When the bill is made payable at the started number of the month, मतलब 1 तारीख 2 तारीख, तो क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, द मंथ इन विच द पीरियड इज टर्मिनेट हो जाता है तो उसका एक्सपायरी या लास्ट डेट हो जाता है फोर्थ बिल के हिसाब से। तो जनवरी, अगर जनवरी 31 को हम पेबल कर रहे हैं तो आफ्टर 3 मंथ क्या हो जाएगा, अप्रैल 30। एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, अगर 3 महीने के हिसाब से हमें करना है तो कैसे करेंगे, तो जनवरी 31 पे ख़त्म होता है तो उसका 3 महीना हमें देखना है। तो 3 महीना देखने के हिसाब से कब हो जाएगा, अप्रैल 30 तारीख। When the bill is made payable at the started number of day after date, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि हमारा जो डेट ख़त्म होने आ रहा है उसमें हम 3 दिन ऐड कर देंगे, उसके बाद जो डेट आएगा वो हमारा होगा। When the due date is a public holiday, अगर पब्लिक हॉलीडे हो जाती है तो प्रोफेशनल बिजनेस डे जो होता है उसमें वो ड्यू डेट हो जाएगा। When the due date is the emergency due to unforeseeable holiday, अगर हमें मालूम नहीं है कि आज कल जैसे इमरजेंसी पड़ जाए या सडनली कुछ अलग कल अगर हॉलीडे हो जाए और कल की ही तारीख हो, तो उसके नेक्स्ट डे जो आएगा, मतलब नेक्स्ट डे मतलब क्या हो जाएगा 22, उस दिन हमारा वो डे ड्यू हो जाएगा हमारा बिल।
लेकिन जब भी पब्लिक हॉलीडे या होता है उसके पहले वाला जो दिन होता है उस दिन हम करते हैं। ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है किस दिन क्या होता है। इसमें ना ऑब्जेक्टिव्स के लगे क्वेश्चंस आते हैं तो पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक नोटरी चार्ज होता है। नोटरी चार्ज का मतलब हो जाता है जब तुम कुछ है ना चेक बुक या कुछ भी ले लो, यहाँ पे हम छोटा सा कोई बिल ऑफ हमारा ले लेते हैं, हम चेक ले लेते हैं, जब हम उसको कैंसिल करते हैं तो उस पर कुछ चार्जेस लगता है। अगर तुमने अगर रेलवे का कभी टिकट निकाला होगा, ध्यान हो, तो हम रेलवे टिकट निकाल देते कुछ 1 महीने ही गाँव जाने के लिए। सडनली मालूम होना कि नहीं चलो नहीं जाना है, कुछ कैंसिल करना पड़ जाता है, तो उसको हम कैंसिल करते हैं। जब हम कैंसिल कर देते हैं तो कुछ चार्जेस करते हैं, उसी चार्जेस को हम यहाँ पे बोलते हैं नोटरी चार्ज। सेम यहाँ पे ही जैसे जब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो बिल डिसऑनर हो जाने की वजह से कुछ रीजन के कारण वापस क्लाइंट को देना पड़ता है, जो जिसका क्लाइंट का जो था उसकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट में बैंक है ना नोटरी चार्ज लगाती है नोटरी पब्लिक के लिए, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नोटरी चार्ज। जैसे यहाँ पे सपोज एक्स रिसीव फॉर द वाई अ बिल ऑफ ₹1000 ऑन द म्यूचुअल बिल ऑनर एंड फॉर द 10 इज पेड इन द नथिंग चार्ज द एंटायरली इन दिस केस विल बी। तो इसमें क्या होगा वो बताया गया है। देखो उसमें क्या किया है, द बिल रिसीवेबल अमाउंट, जो भी हमारा वाई का अमाउंट जो था वो तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में आ गया 1000 और टू बैंक अकाउंट लिख देंगे 10। जब इन दोनों को ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वही चीज़ जब हम यहाँ पे जो हमारा एक्स और वाई की जब आएगा तो वाई की लिखेगा Y2Z लिखेगा और अमाउंट यहाँ पे लिख लेगा। और जब जेड क्लेम करता है इतना अमाउंट के हिसाब से तो Y2 बैंक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट लिख ले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। रीन्यूएबल बिल मतलब नया बिल वापस बना जाता है। जो बिल होता है वो ख़त्म हो जाता है पुराना बिल, उसकी जगह हम वापस एक नया बिल बना देते हैं, उसको बोलते हैं रीन्यूएबल ऑफ द बिल होना। तो जहाँ में when the drawee pay nothing the total amount of the original bill as well as the interest of it। जैसे हमने यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं किया बैंक उसने बायर ने, तो सेलर क्या करेगा वापस उसके ऊपर एक उसको इंटरेस्ट चार्ज लगाएगा जितना टाइम और पीरियड उसने लिया है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट को ऐड करके नया बिल बना के वापस उसको सेंड करेगा कि तुम्हें इतना पैसा देना बाकी है, तुम पे वापस मुझे पैसा दो मुझे, इस तरीके से। ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सेप्टर जो होता है जो एक्सेप्ट करता है बिल को, वो सर्टेन रिबेट दे देता है या इंटरेस्ट देता है या डिस्काउंट ऑफ परमिट जो पेमेंट हो जाता है। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे सेलर उसको बोलता है कि ठीक है चलो तुम्हें मैं इतना सा कुछ डिस्काउंट है समथिंग कुछ दे देता हूँ, चलो ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम उसको बोलते हैं रिबेट हो जाना। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्या एग्जाम में कैसे आएगा देखते हैं। मिस्टर सुजत रिसीव द 2 बिल for Mr. Arun on date 1st January 2020 for the 2 month. The first bill is for 10,200 and the second bill is for 15,000. The second bill was endorsed in the favor of Mr. Sri on the 3rd January 2000 and the first bill is dishonored immediately with the bank of ₹10,000. Pass the necessary journal entry in the book of Mr. संजुता। अगर आपने अमाउंट देखा होगा यहाँ पे 10,200 था, यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही एक्सेप्ट हुआ। अब देखो कैसे करना, हम नीचे जाते हैं। पहले आपको फॉर्मेट दिखा तो किस तरह से लिखना है। आपको जिसका हमें बनाना है उसका नाम लिखेंगे हम, यहाँ पे डेट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, LF यहाँ पे कुछ नहीं लिख लेंगे, LF हम लिख देते हैं लिफ्ट नोट के लिए। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ का जो भी डेबिट होगा क्रेडिट का सेम होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 2 बिल रिसीव्ड हुए थे तो दोनों बिल रिसीव के नाम लिखेंगे। बिल रिसीव अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर अरुण नाम, और दोनों बिल का अमाउंट कितना है 10 और 15 दोनों मिला के हमारे यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 25,200। अरुण के अकाउंट में भी लिख देंगे 25,200। यहाँ पे हम एक नोट लिखते हैं बिन गेन 2 बिल रिसीव फ्रॉम द अरुण। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड बिल किसने रिसीव किया था, श्री ने, 3rd जनवरी को हुआ था। तो श्री ने किस में से हम लेने वाले बिल रिसीवर अकाउंट से, तो श्री अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर अकाउंटेड और अमाउंट हम लिख देंगे 15,000 क्योंकि उससे सिर्फ सेकेंड बिल बोला है, अमाउंट नहीं बोला है। अगर अमाउंट बोला होता तो फिर हम वहाँ पे जो अमाउंट दे रहा था वो हम लिखते। अमाउंट नहीं बोलना है, खाली सेकेंड बिल बोलना है, तो हमें समझ जाना है कि फुल अमाउंट ही लेना है। तो ले लेंगे श्री अकाउंट डेबिटेड टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000
15,000। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो, द डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक ऑफ ₹10,000 था। इतना 10,200 पे कितना पड़ा करना पड़ा 10,000 ही, तो बैंक अकाउंट कितना हो गया 10,000। डिस्काउंट कितना मिला 200 का हो जाएगा, तो डिस्काउंट अकाउंट कितना हो जाएगा 200। किसके नाम पे देना है हमें, और के नाम पे, तो टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट नाम लिख देंगे, तो आ जाएगा बैंक अकाउंट 10,000, डिस्काउंट चार्जेस 200, टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,200। तो ऐसे इस तरीके से हो गया, बिन अ बिल रिसीवेबल डिसऑनर विद द बैंक एट द चार्जेस ऑफ ₹200। एंट्री सभी की सेम होती है, इससे यहाँ पे जो नाम लिखे वो चेंज हो जाएंगे और अमाउंट आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो भी करोगे वो डेट वाइज करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेट वाइज करना। आप उसको ऊपर नीचे यहाँ पे कर नहीं सकते हो जनरल एंट्रीज में, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे हम बाकी सम्स भी अभी देख लेते हैं क्या दिया है। देखो, विजय सोल्ड द गुड्स टू प्रीतम ऑन द 1st September 2019 फॉर ₹1,06,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट फॉर द 3 month ऑफ बिल। उसने एक्सेप्ट कर दिया है। यहाँ पे प्रीतम सेल कर रहा है, तो किसके अकाउंट में लिखना है हमें, यहाँ पे विजय, तो प्रीतम अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट करना है 1,06,000 1,06,000, ठीक है। Except for 3 months on the due date, Pritham received the bill of renewable for the fresh period of the 2 months. Vijay agreed to provide the interest of 9% for the paid off immediately in the cash. So the Pritham was agreed. The second bill was made on the due date. The giver general entered the book of Vijay and the Pritham. पहले हम विजय का देख रहे हैं, फिर प्रीतम का देखेंगे। तो प्रीतम अकाउंट यहाँ पर जाएगा, प्रीतम को बिल रिसीवेबल अकाउंट लिख देंगे 4 तारीख को, यहाँ पर जाएगा 1,06,000 1,06,000। जब किसी और का डेट नहीं दिया गया तो हम डेट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर डेट नहीं दिया रहता तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 1 सितंबर से हमें 3rd मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 तारीख आया, 1 तारीख को हम 3 ऐड कर देंगे तो दिसंबर 4 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है। फिर उस पर एक इंटरेस्ट गया था, तो प्रीतम टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे। जितना हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ, 2 मंथ के लिए ही 9% के हिसाब से यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे जब अमाउंट हम लिख रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट में ऐड करना पड़ेगा, प्रीतम को जाने वाला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट इतना ऐड हो जाएगा और प्रीतम को इतना मिल जाता है। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये वाली एंट्री को हमें यहाँ पे रिटेड करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है। सेम हम प्रीतम की बुक में भी लिखते हैं। जब प्रीतम की बुक में लिखते हैं तो यहाँ पे सेल हुआ था, तो प्रीतम टू सेल अकाउंट लिखा था, तो यहाँ पे हम परचेज टू विजय अकाउंट लिखते हैं। फिर ये वाला देखो, बताओ जैसे से बताओ, देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू प्रीतम लिखा था, तो आप लिखेंगे विजय टू बिल पेएबल अकाउंट लिखना है हमें, विजय टू बिल पेएबल अकाउंट। बाकी जो नीचे के एंट्रीज हो गए वो सभी सेम लिखने, खाली यहाँ पे सेल की जगह हम परचेज लिखते आए। फिर ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रीतम टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो नीचे आएगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट। ये देखिए बिल पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट। फिर यहाँ पे आता है प्रीतम टू इंटरेस्ट, मतलब उल्टा एंट्री करना है इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट। फिर यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट टू प्रीतम है, प्रीतम को ऊपर ले लेंगे तो विजय हो जाएगा, तो विजय अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी कैश बैंक अकाउंट नॉर्मली आ जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट। इस तरीके से ठीक, इतना ध्यान रखना है, दोनों की बुक में सेम एंट्री होनी चाहिए। आप किसी एक का भी अगर याद कर लेते हो ना तो उसका उल्टा एंट्री दूसरे वाले का हो जाता है। बस आपको जो ऊपर डेबिट किया था वो यहाँ पे क्रेडिट करना है, वहाँ पे अगर बिल रिसीवेबल यूज कर दोगे तो यहाँ पे बिल पेएबल यूज करना है। ऊपर जिसकी नाम के अंदर बुक बना रहे हो तो उसका उल्टा यहाँ पे हम नाम वो यूज कर लेते हैं। बिल पेएबल अकाउंट यहाँ पे लिखा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट या कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्रीज यहाँ पे सब होती हैं। तो ये चीज़ हमें आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। सभी से आपको ऐसे ही करना है, दोनों के अकाउंट्स में आपको एंट्रीज अपलोड करनी है, बनानी है। इसमें कुछ ज़्यादा
ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है या वहाँ पे कुछ अलग एंट्री होगी, नहीं। जितने भी बिल हो, 5 बिल भी आ जाए तो बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 2, बिल रिसीवेबल 3 कर दो और जिसके अकाउंट में डालना है उसको सामने वाले का नाम वहाँ पे लिख लेने का। अभी जिस तरीके से आपको मैं बता दी थी कैसे सम करना है, बस वैसे ही आपको सभी सम्स करना है। ध्यान रखना है कि डेट वाइज फॉलो करना है और उसमें जो 3 डेज कैसे ऐड करना है वो भी मैंने बता दिया। सभी सम आपको वैसे ही करना है, उसमें कोई अलग सम्स नहीं है, सभी का सम वैसे ही फॉरवर्ड में आपको लिखना है। बिल रिसीवेबल, बिल एक पेबल्स के नाम के हिसाब से हमें वो लिखते जाना है। तो मैंने आपको ईजिली बता दिया है किस तरीके से आप वो कर सकते हो। देखो होता क्या है इसमें, यहाँ पे है ना एक हम जो बिल होता है उसको फाइनेंशियली एक्सचेंज, परचेस और सेल ऑफ गुड्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मर्चेंट बिल होता है वो रिलाइज करता है, कुछ फंड रिलाइज करता है फाइनेंस के लिए। अगर समझो कि जो बॉस होता है उसको है ना फाइनेंस के लिए उसको ज़रूरत होती है 3 महीने के लिए, तो उसका जो फ्रेंड होता है कपूर उसको बोलता है कि वो एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो बॉस टू हिज बैंक, बाय द बॉस टू हिज बैंक जाता है, तो गेट अ डिसऑनर हो जाता है। तो बॉस विल मेक, बॉस जो होता है वो क्या करेगा, यूज ऑफ फंड करेगा, 3 महीने का एक्सपायरी हो जाएगा। तो बॉस विल सेंड द एक्वायर अमाउंट टू कपूर, जो भी अमाउंट उसने यूज़ किया था वो सभी अमाउंट उस कपूर को दे देगा। अब कपूर क्या करेगा, कपूर को वो बिल मिलेगा, जब बिल मिलेगा तो जो बॉस ने जो राइस ऑफ मनी किया था उसको यूज़ करने के लिए वो कपूर और दोनों बॉस एज ए नीड ऑफ मनी वो यूज़ कर सकते हैं सेम चीज़ के लिए। आइदर बॉस एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज और कपूर डज, दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। द बिल विल गेट द डिसऑनर विद द बैंक हो जाएगा। जो भी इसका जो प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग जो अमाउंट होगा वो दोनों पार्टी में क्या होगा, एक्चुअली एग्रीमेंट के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से। और जो डेट ऑफ एक्सेप्टली हो जाता है रिसीव तो अदर पार्टी के हिसाब से बिल विल भी मीट हो जाएगा। तो ये जो बिल होगा वो क्या बन जाएगा, अकाउंटमेंटेड ऑफ द बिल बन जाता है यहाँ पे हमारे लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अभी कुछ सम्स दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं, जिससे आपको नॉर्मली थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से सम करना है। देखिए ऑन द 1 जुलाई 2019 द गवर्नमेंट ड्रॉ अ बिल ऑफ ₹1,18,000 फॉर 3 मंथ, ये हमें करना है। और एक लाइन सबसे ज़्यादा स्पेशल पढ़ लेना चाहिए कभी भी, गिव द जनरल एंट्री ऑफ द बुक ऑफ हरा एंड गॉसिप, तो जिसके नाम पे हम यहाँ पे मिस्टर एच और मिस्टर जी के नाम पे हम चलने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो हमें मिस्टर एच और मिस्टर जी के नाम पे, जब भी हम मिस्टर एच के नाम पे जब बनाएंगे तो उसके अंदर हम जी का नाम डालेंगे, और जब जी का बनाएंगे तभी हम एच का नाम लिखेंगे। तो पहले क्या बोला उन्होंने, बिल ड्रॉ किया हुआ है किस 3 मंथ के लिए और म्यूचुअल कमांडेंट के लिए। तो मिस्टर जी अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेएबल अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज। The government purchased the goods of ₹1,81,000 for the jack from the same days, और उसमें से वापस हरी एक्सेप्ट करता है जैक फॉर द फुल स्टेटमेंट। 1 सितंबर 2019 को जैक परचेज द गुड और ₹1,19,000, जैक क्या करता है, परचेज करता है वही गुड्स को 1,90,000 का। तो जैक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे। फिर क्या आता है इसमें, अभी जो अमाउंट ऑफ दिया है ये देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम द गॉड्स टू हरी एंड पेड द 9,000 द फुल स्टेटमेंट एंड अमाउंट ड्यू टू हरी, ये करने बोला है। लेकिन यहाँ पे बिल कितने का था हमारा, 1,80,000 का, जिसमें 9,000 यहाँ पे हो गया। तो 1,80,000, 9,000 और प्लस क्या कर देंगे, डिस्काउंट अमाउंट ऐड कर देंगे ₹1,000। तो तीनों अमाउंट यहाँ पे लिखना है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल पेएबल अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट एंड अकाउंट डेबिटेड टू द जैक अकाउंट, ये हम एंट्री हम यहाँ पे डाल देंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे कितने का उन्होंने बिल यहाँ पे पे करने बोला, रिसीवेबल अमाउंट इतना था तो पेएबल अमाउंट भी होता, तो बिल पेएबल अमाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो ये देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे उन्होंने हर परचेस गुड्स और ₹2 लाख आ जाएगा, तो वो एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू जी अकाउंट कर देंगे यहाँ पे। फिर उसमें से वापस उन्होंने कुछ तो अमाउंट हमारे यहाँ पे डिडक्ट हुआ था, 1,80,000 था, लेकिन 2 लाख
परचेसिंग में आ गया था, तो 20,000 का हमें फ़र्क आता है। तो कौन सा अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, 20,000 का यहाँ पे फ़र्क जो आता है एक्सचेंज। कभी भी ध्यान रखना लाइन वाइज जाना है, लाइन वाइज के ऊपर नीचे नहीं करना, लेकिन अमाउंट में जब भी कुछ फ़र्क आता है तभी जो फ़र्क आने के बाद अगर डिफरेंस मिलता है आपको, वो अमाउंट भी हमें यहाँ पे लिख लेना है बैंक अकाउंट के नाम पर। सेम यहाँ पे जो भी एंट्री डाली थी हमें रिवर्स फॉर्म में लिखना है, परचेस की जगह सेल, बिल रिसीवेबल की जगह बिल पेएबल लिख लेना है और हमें यहाँ पे एंट्रीज कर लेनी है। बस इसी तरीके से यहाँ पे सभी एंट्रीज आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एंट्री हमें सब करना, कुछ भी अलग नहीं है, सभी एंट्रीज यहाँ पे सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है। खाली ध्यान रखना है आपको लाइन वाइज आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप सबको ये फॉलो करना है। ये देखिए सभी वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। फिर आता है यहाँ पे बिल ऑफ कलेक्शन का दिया है, तो बिल ऑफ कलेक्शन जो भी कलेक्शन करे तो बिल ऑफ कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और अमाउंट रिसीव द एंट्री विल बी द बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल कलेक्शन अकाउंट। इसको हम वापस एंट्री यहाँ पे डालते हैं। और अमाउंट अगर नॉट ऑनर हो जाता है तो एंट्री विल बी पार्टीज का जो भी रहेगा वो टू द बिल ऑफ कलेक्शन के नाम पे जाएगा। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल का बुक जब बनता है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें हम डेट ऑफ रिसीव, वाउचर, पार्टी फॉर वेंट रिसीव, एक्सेप्ट, डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट, पेल्स ऑफ पेमेंट कहाँ हो रहा है, अमाउंट का, LM एंड द मोड ऑफ डिस्पोजल। बिल पेएबल की तरफ भी डेट ऑफ एक्सेप्ट होता है, ड्रॉवर, पे ही, डेट ऑफ बिल होता है, ड्यू डेट होता है, प्लेस ऑफ पेमेंट होता है, अमाउंट होता है, LF होता है, मोड ऑफ डिस्पोजल हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे पूरा समरी दिया हुआ है और आपके लिए टेस्ट दिया गया है, किस तरीके से आपको कौन सी क्या आएगा वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपको नॉर्मली हमारी जो पब्लिक हॉलीडेज है वो भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी पब्लिक हॉलीडेज कौन सी हैं। नॉर्मली नेचुरली पब्लिक हॉलीडेज जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये हमारी पब्लिक हॉलीडेज है। तो अगर वो आती है आपके कैलकुलेशन में तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी देखो फर्स्ट सम क्या दिया है, 1 जनवरी 2019 को बिल ड्रॉ किया था 1,20,000 का 3 महीने के लिए और डेट फाइंड करना है। म्यूचुअल डेट मतलब 3 डे एक्स्ट्रा ज्वाइंट करने के बाद। तो 1 तारीख से 1 जनवरी हुआ तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल आ गया मतलब हमारी 4 महीने। तो ये सभी में आप देखो 4th मंथली है बराबर। अब आगे की डेट 1+3 करना है तो 1+3 कितना होता है, 4 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 अप्रैल 2019 हमारा आंसर हो जाता है। अब आता है हमारा 16 तारीख को ड्रॉ ने किया था 1,25,000 को फॉर 30 डेज। 19 जुलाई इज द पब्लिक हॉलीडे म्यूचुअली फॉर द बिल विल बी द 16 तारीख से हमें 30 तारीख तक काउंट करना है। तो 16 ठीक है, 16 से 16 30 दिन हो जाते हैं। 16 से 16 हम 30 दिन पकड़ के चले जाते हैं, 1 महीना पकड़ के चलना है हमें। ये नहीं देखेंगे हम बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 16 से 16 हो गया तो 16 तारीख हो गया। 16 पे हम 3 दिन ऐड करेंगे, 17, 18, 19 3 दिन ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 19 तारीख को पब्लिक हॉलीडे आ रहा है। जब भी 19 जो डेट को बिल ड्रॉ कर रहे हैं उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे आता है तो उसके जो पहले वाली डेट होती है उस दिन हम बिल ड्रॉ कर लेंगे, उस दिन हम बिल ले लेंगे। तो 18 जुलाई को हम बिल यहाँ पे ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पे सभी आपके सम्स है वैसे ही सम्स करना है। एग्जाम्स में आपको बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं तो पहले आप छोटे क्वेश्चंस ट्राई करो, किस तरह से करना है वे भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ गया है किस तरीके से करना है। अगर कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक कि मेरा टेलीग्राम चैनल विशाखा CA एकेडमी पे भी आप मुझे आके वहाँ पे पूछ सकते हो, क्वेश्चंस मुझे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं आपको सभी के सवालों के जवाब आपको वहाँ पे दे दूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर देना जरूरी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।